नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव। 1 मिनट के भीतर पूरी रिपोर्ट अब आपको दिखाएंगे, बताएंगे देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। फटाफट अंदाज में महज 1 मिनट के भीतर पूरी रिपोर्ट, पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बारे में। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश के जरिए रूसी राष्ट्रपति को एक ऑफर दिया है। उन्होंने रूस के एक अहम व्यक्ति के बदले रूस की कैद में मौजूद यूक्रेन के लड़के और लड़कियों को छोड़ने की अपील की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश के जरिए रूसी राष्ट्रपति को एक ऑफर दिया। उन्होंने मेदवेदेव के बदले रूस की कैद में मौजूद यूक्रेन के लड़के लड़कियों को छोड़ने की अपील की। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस समर्थित भगोड़े राजनेता विक्टर मेदवेदेव को गिरफ्तार कर लिया है। उनको यूक्रेन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी सहयोगी माना जाता है, जिसमें मेदवेदेव कथित तौर पर हथकड़ियों में है और यूक्रेनी सेना की वर्दी पहने हुए दिखाई दे रही हैं। राजद्रोह के संदेह में उन्हें राजधानी कीव में नजरबंद किया गया था, लेकिन 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वो भाग गए थे। 67 साल के मेदवेदेव ने किसी भी गलत काम को करने से इनकार किया। आपको बता दें कि मेदवेदेव एक अमीर व्यवसायी हैं, जिनके पुतिन के साथ करीबी संबंध रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन मेदवेदेव की बेटी के गॉडफादर हैं। वो रूस समर्थित विपक्षी मंच फॉर लाइफ पार्टी चलाया करते हैं। यूक्रेन के राजनीतिक हलकों में उन्हें काफी सालों तक अलग रखा गया, क्योंकि क्रेमलिन से बातचीत के लिए उन्हें बेहद महत्वपूर्ण माना जाता रहा। पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में कब्जे में लेने वाले रूस समर्थित अलगाववादियों से बातचीत के लिए भी मेदवेदेव ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक ऑफर दिया है, जिसमें उन्होंने मेदवेदेव के बदले में यूक्रेन के लड़के और लड़कियों को लौटाने की अपील की है और कहा है कि उनके बदले में उनको लौटा दिया जाए। लेकिन रूस की बात करें तो रूस अब सिर्फ यूक्रेन को नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी आंखें दिखाने लगा है। रूस ने नाटो में शामिल होने को लेकर फिनलैंड और स्वीडन को चेतावनी दी है। फिनलैंड और स्वीडन सैन्य रूप से गुटनिरपेक्ष है, लेकिन फिनलैंड ने अब नाटो में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद रूस ने फिनलैंड को चेतावनी दी है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने कहा है कि उनका देश नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा या नहीं, इसको लेकर आने वाले समय में फैसला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले में देरी का कोई कारण नहीं देखती हैं। ये बात उन्होंने स्वीडन की प्रधानमंत्री के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि फिनलैंड की संसद ने कहा था कि इस वैश्विक गुट की सदस्यता के कारण फिनलैंड और रूस की सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। रूस ने नाटो में शामिल होने को लेकर फिनलैंड और स्वीडन को चेतावनी दी। फिनलैंड और स्वीडन ने सैन्य रूप से गुटनिरपेक्ष है, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जनता के बीच इस बात को लेकर समर्थन देखने को मिला कि उनका देश पश्चिमी रक्षात्मक गठबंधन का सदस्य बने। फिनलैंड रूस के साथ 1340 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। मारिन ने कहा कि मैं किसी भी तरह की कोई समय सूची नहीं दूंगी कि हम कब अपना फैसला लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत तेजी से होगा। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि नाटो की सदस्यता फिनलैंड को आर्टिकल 5 की सुरक्षा की गारंटी देगी, जिसके तहत किसी भी सदस्य पर हमले को सभी सदस्यों पर किया गया हमला माना जाता है। तो फिनलैंड और स्वीडन की ओर से नाटो में शामिल होने के संकेत दिए गए हैं। ऐसे में रूस की ओर से भी अब आंखें दिखानी शुरू हो गई है। रूस की ओर से सीधे चेतावनी दी गई है। पहले ही यूक्रेन से रूस इसीलिए युद्ध की शुरुआत हुई क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब फिनलैंड और स्वीडन की ओर से जब ऐसे संकेत दिए गए हैं तो रूस की ओर से एक बार फिर से चेतावनी दी गई है। अब बात करेंगे चीन की, जहां पर कोरोना को लेकर एक बार फिर से स्थिति बिगड़ने लगी है। इसे देखते हुए कई शहरों में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। खासकर शंघाई में स्थिति सबसे ज्यादा खराब बनी हुई है और इसी के मद्देनजर भारत ने अपना कॉन्सुलेट ऑफिस भी फिलहाल बंद कर दिया है। शंघाई में सख्त लॉकडाउन के कारण हालात बुरे हैं। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने बड़ा अपडेट दिया। भारतीय दूतावास ने कहा कि शंघाई में लॉकडाउन के कारण भारत के महावाणिज्यिक दूतावास से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दूतावास ने कहा कि महावाणिज्य दूतावास शंघाई में व्यक्तिगत रूप से काउंसलर सेवाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। दूतावास ने भारतीयों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की। चीन में कोरोना की तीसरी लहर काबू में नहीं आ रही है। सख्त प्रतिबंधों के बावजूद चीन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। चीन में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन की जीरो कोविड नीति की आलोचना हो रही है। हालांकि चीन सरकार ने इसका बचाव किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन की जीरो कोविड नीति महामारी विरोधी प्रोटोकॉल विज्ञान और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर बनाई गई नीतियां WHO के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इससे पहले अमेरिका ने शंघाई में अपने गैर आपातकालीन सरकारी कर्मचारियों को शहर छोड़ने का आदेश दिया था। अमेरिका ने चीन के शंघाई में मौजूद अपने गैर आपातकालीन सरकारी कर्मचारियों को शहर छोड़ने का आदेश दिया है।
तो चीन वही देश है जहां से कोरोना की सबसे पहले शुरुआत हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में कोरोना का विस्तार होता गया। लेकिन अब स्थिति ये है कि पूरी दुनिया कोरोना पर काबू पा चुकी है, लेकिन अभी चीन के अंदर एक बार फिर से स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है। अब बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के बारे में। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब एक महापुरुष थे और उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को देश भर में मनाई जाती है। बाबा साहब देश के एक ऐसे शख्स थे जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। उन्होंने भारत की आजादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। बाबा साहब की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बाबा साहब को ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी। आज बाबा साहब की जयंती को जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध कर समाज में सुधार लाने का काम किया है। तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती आज मनाई जा रही है देश भर में और ऐसे में सभी की ओर से जयंती की को लेकर लगातार ट्वीट भी किए जा रहे हैं। नेताओं की ओर से भी श्रद्धांजलि डॉक्टर बाबा साहेब को दी गई है। इसके साथ ही रुक करेंगे अगली खबर का। करीब 271 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए प्रधानमंत्री संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और इस संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन को विस्तार से संग्रहित किया गया है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये संग्रहालय दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी परिसर में बनाया गया है। दिल्ली में जिस 3 मूर्ति भवन की पहचान अब तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से थी, वो आज के बाद प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। इस नवनिर्मित संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन को विस्तार से संग्रहित किया गया है। इस संग्रहालय की लागत करीब 271 करोड़ रुपए आई है। इसे 2018 में मंजूरी मिली थी और 4 साल के भीतर ये बनकर तैयार हो गया। ये संग्रहालय नेहरू म्यूजियम में करीब 10,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना है। भारत के संविधान को भी प्रधानमंत्री संग्रहालय में जगह दी गई है। ये संग्रहालय आजादी के बाद भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के जरिए बताएगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन आज पीएम मोदी की ओर से किया गया है। 271 करोड़ की लागत के साथ इसे तैयार किया गया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी तक की तमाम जो है उनकी जो योजनाएं रही, जो उनका कामकाज रहा, उस सब के बारे में जानकारी संग्रहालय के माध्यम से मिलेगी। पहले इसे नेहरू संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब बात करेंगे देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बारे में, क्योंकि महंगाई की मार लगातार आम जनता के ऊपर पड़ रही है। आम जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक और झटका इसी बीच आम जनता को लगा है। आईजीएल ने अब सीएनजी पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं लेती। आम आदमी पर महंगाई की एक बार फिर दोहरी मार पड़ी है। एक बार फिर सीएनजी पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इस बार आईजीएल ने सीएनजी पीएनजी की कीमतों में इजाफा किया है, जिसके बाद लोगों की जेब पर बोझ और बढ़ गया है। सब्जियों के दाम में लगातार बढ़ोतरी के बीच अब सीएनजी पीएनजी के लिए भी लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। लगातार महंगाई की मार झेल रही जनता अब त्रस्त हो चुकी है। खाना पकाने के साथ साथ वाहन चलाना भी महंगा हो गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर जनता की क्या राय है, आपको सुनाते हैं। इतनी नहीं होना चाहिए महंगाई जितनी बढ़ रही। क्या करें, सरकार से कहने में हम तो ये कहते हैं कि इसका सीएनजी पेट्रोल डीजल कम किया जाए, किसानों को थोड़ी लाभ मिले। महंगाई की चौतरफा मार से लोगों की नाराजगी जाहिर सी बात है। लोगों का घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। घर की रसोई गैस तो महंगी हुई है, सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो टैक्सी बस किराया भी बढ़ जाएगा। ऐसे में लोगों का गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है।
तो महंगाई की मार आम जनता पर लगातार पड़ रही है और ऐसे में अब लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ तो सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुग्राम के दौरे पर हैं। नड्डा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती पर हरियाणा के गुरुग्राम के दौरे पर हैं। नड्डा आज शाम गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर के पास बनकर तैयार हुए भारतीय जनता पार्टी के भव्य प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी जिला कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यालय का नाम गुरु कमल बीजेपी जिला कार्यालय होगा। ये कार्यालय कुल 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है और कार्यालय में 30 कमरे हैं जो आधुनिक तकनीक से लैस हैं। वहीं इस तरह के कार्यालय खुलने से लोगों के बीच समन्वय स्थापित होता है, ये बात भी कही जा रही है। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आसपास लगते सभी 5 जिलों के कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है। तो बीजेपी के जिला कार्यालय का जो उद्घाटन होने वाला है, जिसके उद्घाटन के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के तत्काल बाद योगी सरकार 2.0 ने 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कामकाज शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश भी दिए हैं, तो दूसरी तरफ अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता वापसी के बाद और अपना कार्यभार संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट एक्टिव मोड में है। नाथ की मौजूदगी में पूरे मंत्रिमंडल के सामने कृषि विभाग ने अपने आगे के 100 दिन के कामकाज की तैयारियों का प्रस्तुतिकरण दिया। बाद में मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित की योजनाओं के लिए धनराशि की कमी नहीं है, लेकिन वित्तीय संतुलन जरूरी है। इसके अलावा दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेते हुए उनका समाधान किया जाए। किसी भी कार्यालय में कोई भी फाइल 3 दिनों से ज्यादा लंबित न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अधिकारियों को सभी कार्यालयों में नागरिक चार्टर को लागू करने और 3 दिनों से अधिक समय तक किसी भी फाइल को लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि शासकीय कार्यालयों में हर अधिकारी कर्मचारी की समय से उपस्थिति होना सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया और कहा कि लेट लतीफी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से औचक निरीक्षण किया जाए। लापरवाह और लेट लतीफ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो योगी 2.0 सरकार के बाद से ही योगी सरकार इस समय एक्शन मोड में है और ऐसे में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर काम नहीं होगा तो फिर एक्शन की बात भी कही गई है। खबर अब हरियाणा के अंबाला से है, जहां पर अंबाला में योगा फेडरेशन द्वारा बैसाखी के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अंबाला छावनी के सुभाष पार्क के ओपन थिएटर में आयोगा फेडरेशन की तरफ से बैसाखी के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से सभी को प्रदेशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी और कहा कि वो हमेशा चाहते हैं कि लोग खुशी की उमंग और लहर में रहें। कार्यक्रम में भाग लेने आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए अनिल विज ने कहा कि काबिलियत का होना भी जरूरी है और अवसर का होना भी। उन्होंने अवसर प्रदान किया है। वो चाहते हैं कि लोग आएं और अपनी कला का प्रदर्शन करें। हो सकता है कि अंबाला छावनी से ही लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे लोग निकल आएं। सब हंसते गाते झूमते और नाचते हैं भंगड़ा डालते, और ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। हम धीरे धीरे अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही अनिल विज ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए प्रतिभागियों को 11,000 हजार रुपए इनाम राशि देने का मंच से ऐलान किया। तो बैसाखी के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। वही खबर अब राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की आपको बता दें। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने झज्जर में हरियाणा सरकार पर एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आप देखें। झज्जर में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने
चिलचिलाती गर्मी में प्रदेश में हो रही बिजली किल्लत पर गहरी चिंता व्यक्त की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हुड्डा सरकार ने खेतड़, झाड़ली, खानपुर और यमुनानगर में थर्मल पावर और फतेहाबाद में परमाणु बिजली प्लांट लगाकर प्रदेश को पावर सरप्लस और देश में सबसे सस्ती बिजली देने वाला राज्य बनाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मौजूदा सरकार के नकारेपन के चलते प्रदेश में कोई नया प्लांट लगना तो दूर, लोग महंगी बिजली और पावर कट की मार झेल रहे हैं। हुड्डा सरकार के समय 5 बिजली पैदा करने के लिए कारखाने लगाए गए, 4 थर्मल लगाए गए। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खिलाड़ियों के लिए बनाई गई डीटी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने का सरकार ने काम किया है। प्रदेश सरकार पर झज्जर के साथ विकास में भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है और साथ ही कई तरह के आरोप भी प्रदेश सरकार के ऊपर लगाए गए हैं। इसी बीच आपको बता दें, रोहतक में चिलचिलाती गर्मी में महिलाओं का गुस्सा फूटा और उस वक्त फूटा जब महिलाएं पानी की किल्लत का सामना महिलाओं को करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। पूरी रिपोर्ट देखिए। रोहतक के शास्त्री नगर में पानी की किल्लत से लोग इस कदर परेशान हैं कि उनको अपनी नाराजगी सड़कों पर उतारनी पड़ रही है। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें 2 किलोमीटर से भी ज्यादा चलकर पानी लाना पड़ता है। साथ ही महिलाओं ने भी आरोप लगाया कि कई सालों से शास्त्री नगर में कोई सुविधा नहीं है और वो गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, नहीं तो हमारे पानी की है, नहीं लाइट की है, नहीं सड़क की है। और हमारे को हम सबके पास जा चुके हैं, मेयर के पास, डीसी के पास, एमसी के पास, जहाँ जहाँ भी हमारे को बोला गया हम वहाँ धक्के खा के आए, पर बिल्कुल भी हमारी कहीं भी 1 मिनट भी सुनवाई नहीं हो रही। हर जगह हमारे को धक्के दे देते हैं और बोलते हैं कि ऐसे चलो हो जाएगा तुम्हारा काम, चलो हो जाएगा, कब होएगा। यही नहीं, पानी को लेकर महिलाओं में आपसी झगड़े अब आम हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन लाख दावे कर रहा हो कि शहर में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर कोई दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। फिलहाल देखना ये होगा कि महिलाओं की समस्या का समाधान कब तक होता है। तो चिलचिलाती गर्मी में पानी के लिए लोगों को मोहताज होना पड़ रहा है और इसीलिए महिलाओं का गुस्सा फूटा है, क्योंकि पानी की कमी से लगातार महिलाओं को जूझना पड़ रहा है। दूर से पानी भरकर लाती हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी की किल्लत लगातार बनी हुई है। खबर अब सोनीपत से है। सोनीपत में महिला सिपाही से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक परिचित व्यक्ति पर ही दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। सोनीपत में पुलिस लाइन में सरकारी आवास में रह रही एक महिला सिपाही को डरा धमकाकर देर रात दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने महिला सिपाही की शिकायत पर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आधी रात को एक युवक के पुलिस लाइन में पहुंचने और वारदात को अंजाम देकर निकल भागने को भी पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। पुलिस लाइन में मौजूद अधिकारी गंभीरता से इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। बताया गया कि भाई मेरे लिविंग रिलेशन में जो लड़का मेरे साथ रहता है तो उन्होंने रेप किया है। उनसे रिटर्न में दरख्वास्त ली गई है। दरख्वास्त पे हमने केस रजिस्टर कर दिया है। इस मामले ने वैसे तो सबको हैरान कर दिया था, लेकिन शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि महिला सिपाही और आरोपित युवक लिविंग में रह रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। इसके बाद दुष्कर्म की शिकायत दी गई थी। फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है। हर एंगल से इस मामले को जांचा परखा जा रहा है। तो फिलहाल इस मामले की जांच लगातार जारी है और जांच के बाद जो कुछ निकलकर सामने आएगा उसके बाद कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। खबर अब कुरुक्षेत्र से है, जहां पर कुरुक्षेत्र के युवक की दरअसल आपको बता दें तंजानिया में मौत हो गई है। हालांकि मौत से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। पूरी रिपोर्ट 1 मिनट के भीतर आपको दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र के रहने वाले इस परिवार ने बड़ी ही उम्मीदों के साथ घर के इकलौते चिराग संजोत को तंजानिया भेजा था। परिवार को उम्मीद थी कि बेटा कुछ कमाई करेगा तो घर का खर्चा चलेगा, बुढ़ापे के लिए परिवार के पास कुछ जमा पूंजी बचेगी। लेकिन आज ये परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आज परिवार संजोत की एक झलक देखने के लिए भी तरस रहा है, क्योंकि जिस बेटे को इन्होंने विदेश भेजा था उसकी संदिग्ध मौत हो चुकी है। परिजनों के आरोप है कि संजोत की हत्या की गई है। परिजनों की गुहार है कि संजोत के शव को वापस लाया जाए। वहीं परिजनों के आरोप है कि एजेंट ने संजोत की पैसों के पीछे हत्या की है। तो उस पे हमने FIR लॉन्च कर दी है और इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आई थी कि जान इसमें
तो जानिया में वो उसने सुसाइड किया है, उस पर एफ लॉज होगी। और जो वहाँ से मैसेज आया था उस पर हमने इनको सूचित कर दिया था कि उसने वहाँ सुसाइड किया है। एफ लॉज होगी, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बेटे की मौत का दुख परिवार को है और इस मामले में परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। परिवार कह रहा है कि उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। फिलहाल जांच के बाद मामला पूरा साफ होगा। लेकिन अब आपको बता दें कि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों की खैर नहीं है। खबर जींद से है। जींद में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वाले लोगों के चालान किए गए और लोगों को जागरूक भी किया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि धूम्रपान करने वाले और बेचने वाले 19 लोगों के जींद में चालान किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के तहत छापेमारी अभियान चलाया था। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों जैसे कि जिला नागरिक अस्पताल परिसर, सिविल सर्जन कार्यालय, मिनी सचिवालय, खंड विकास पंचायत अधिकारी, तहसील कार्यालय, रेलवे स्टेशन, कैंटीन पर धूम्रपान करने वाले 19 लोगों के चालान किए गए, जिसमें से 6 स्कूल के आसपास बीड़ी सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों और 13 धूम्रपान करने वाले लोगों के भी चालान किए गए। उप सिविल सर्जन डेंटल डॉक्टर रमेश पांचाल ने अभियान के तहत धूम्रपान करने वालों को जागरूक किया और समझा कि धूम्रपान से काफी नुकसान होता है। 6 ऐसे दुकानदार हैं जो स्कूल और कॉलेज की दीवार के साथ थे, उनके भी हमने चालान काटे। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी सिगरेट के बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है और अब इस तरह के अभियान और तेज कर दिए जाएंगे। तो सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना अब महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर अब चालान किए जा रहे हैं। जींद में कई चालान किए गए हैं और ऐसे में सभी को जागरूक भी किया गया है। इसी बीच अब आपको बता दें, जश हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैसे और कहां से गिरफ्तारियां हुई हैं, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखें। करनाल थाना इंद्री के एरिया के गांव कमालपुर रेडान के 4 साल के मासूम की हत्या के मामले में 2 और महिला आरोपियों को करनाल पुलिस की एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 9 अप्रैल को एक आरोपी महिला अंजलि को गिरफ्तार किया गया था, जिसको अगले दिन अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था और बुधवार को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद दोबारा कोर्ट में उसे पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। दोनों महिला आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान आरोपी अंजलि से भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था। आज 3 दिन का जो पुलिस रिमांड था आज खत्म हुआ था और रिमांड खत्म होने के बाद हमने आज इनको दोबारा पेश किया है और 2 दिन का आगे का फिर पुलिस रिमांड लिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी पूछताछ करनी और कुछ चीज़ रिकवर करनी बकाया है। क्लियर जैसे ही होएगा इस 2 दिन का रिमांड इसलिए हमने बढ़वाया ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए, सारी चीज़ फाइल पे आ जाए। दोनों महिला आरोपियों की जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों ने सबूत मिटाने के लिए बच्चे के शव को अपनी छत से दूसरे के शेड पर फेंक दिया था। तो मासूम जश की हत्या की गई, जिसके बाद से ही लगातार इस मामले में एक के बाद एक कार्रवाई जारी है और एक्शन जारी है पुलिस का। पहले ही आरोपी चाची की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ सामने आएगा ये जरूर देखना होगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जश हत्याकांड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारियां तो लगातार जारी हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जश को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। करनाल के गांव कमालपुरा में 4 साल के जश की दिल दहला देने वाली हत्या के बाद से हर कोई इसको इंसाफ दिलवाने के लिए आगे आ रहा है। शहर में फिर से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें शहर के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं समेत हर वर्ग के लोग शामिल हुए। हाथों में कैंडल और जश के इंसाफ का बैनर लिए नारेबाजी करते हुए लोग सड़कों पर उतरे हैं। कैंडल मार्च में शामिल शहरवासियों ने कहा कि जश को इंसाफ मिलने तक वो आंदोलन करते रहेंगे। वहीं संजय गुप्ता ने बताया कि 4 साल के बच्चे की जो निर्मम हत्या हुई है, उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। आज जो 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या हुई है, उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और इस इंसाफ में ये ज़्यादा हमारे लिए पीड़ा की बात सबसे ज़्यादा ये है कि इस इंसाफ में इतनी देरी हुई है। 9 दिन में भी आज तक आपके पास कुछ नहीं है। मासूम की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग कैंडल मार्च निकालकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है जल्द से जल्द दोषियों पर एक्शन लेने की, ताकि परिवार को न्याय मिल सके।
तो दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, ये जो है लगातार मांग की जा रही है और साथ ही साथ परिवार को इंसाफ मिले, इसीलिए लोग लगातार हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और मासूम जश के लिए इंसाफ की गुहार लोगों की ओर से भी की जा रही है। बहरहाल इसी बीच अब खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, इन दिनों उत्तराखंड कांग्रेस में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। नतीजों के बाद से ही कई दिग्गज नेताओं को राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट से कयास लगाए गए हैं कि क्या उनका अब राजनीति से मोहभंग हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद उत्तराखंड की सियासत में कई फेरबदल देखने को मिले हैं। चुनाव में बीजेपी ने फिर बाजी मारी तो कांग्रेस के हाल बेहाल हुए। खासकर कांग्रेस संगठन में खूब बदलाव हुए तो कई दिग्गजों की सियासी जमीन भी हिल गई। उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं में शुमार हरीश रावत की राजनीति को भी तगड़ा झटका लगा है। राजनीतिक अनुभव भी उनके काम नहीं आया। यही वजह है कि अब लग रहा है कि जैसे हरीश रावत के पॉलिटिकल कैरियर पर कहीं ब्रेक न लग जाए। दरअसल इस बात के संकेत खुद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिए हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कई तरह के आरोप झेल रहे हरीश रावत ने एक पोस्ट लिखी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की इस पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं या फिर अब वो उत्तराखंड की राजनीति से खुद को दूर करना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पोस्ट में लिखा कि मेरा स्वास्थ्य और मेरा राजनीतिक स्वास्थ्य अब दोनों परिवर्तन चाहता है। तो उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और ऐसे में अब पूर्व सीएम हरीश रावत की पोस्ट के बाद भी कई तरह के कयास इस समय जो लगाए जा रहे हैं। और इसी के साथ 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से हमने रूबरू कराया, बताया 1 मिनट के भीतर कि क्या कुछ चल रहा है, फटाफट अंदाज में तमाम खबरें आपको दिखाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।